नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। नए साल 2026 की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई बड़े आर्थिक बदलावों के साथ हुई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए आज का दिन खास माना जा रहा है। 8वें वेतन आयोग को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और नए साल में इसके लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्सुकता बढ़ गई है। ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि और नई पे मैट्रिक्स लागू होने में समय लगेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए आमतौर पर 18 महीने का समय दिया जाता है, जिसे वास्तविक कार्यान्वयन 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में होने की संभावना है। 1 जनवरी 2026 से यह प्रभावी माना जा रहा है, इसलिए कार्यान्वयन में होने वाली देरी की अवधि का भुगतान बाद में एरियर के रूप में किया जाएगा। साथ ही वेतन, पेंशन और भत्तों में अहम संशोधन होगा। फिटमेंट फैक्टर पर टिकी उम्मीदें कर्मचारियों की आय में बदलाव लाएंगी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इससे प्रत्यक्ष तौर पर करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और इसके लिए डीए, एचआरए और पेंशन में भी इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं और उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। लोग जानना चाहते हैं कि नए साल पर उन्हें राहत मिलेगी या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही डीए और एरियर को लेकर भी काफी उम्मीदें बनी हुई हैं। बढ़ती महंगाई और खर्चों के बीच लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है और एरियर मिलेगा या नहीं। तो देखिए, 8वें वेतन आयोग की यदि बात की जाए तो प्रभावी तारीख जरूर आज का दिन बिल्कुल कहा जा सकता है 1 जनवरी 2026, लेकिन हर 10 साल में आता है नया वेतन आयोग। और ये भी एक बात है इस पूरे फैक्टर में कि भले ही नई सैलरी बाद में मिले, लगभग जनवरी 26 से इसका लाभ जरूर मिलने लगेगा। तो किस तरीके से जो कर्मचारी हैं इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, काफ़ी खुश भी नजर आएंगे। और जब साल का पहला दिन हो और कुछ अच्छा कर्मचारियों के लिए हो जाए तो निश्चित तौर पर उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन जो असल में कर्मचारी हैं, जो इन चीज़ों को फेस करेंगे और उन्हें ये सौगात मिलेगी, और कुछ जो चीज़ें कही जा रही हैं कि मान लीजिए यदि देर होती है तो एरियर के रूप में उनका भुगतान होगा, इन सारी चीज़ों को वो कैसे देखते हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सुधीर नायक हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं कर्मचारी सेवा संघ के। सुधीर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। उपाध्यक्ष हैं केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ के यशवंत पुरोहित। यशवंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश से गणेश दत्त जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। यशवंत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ यशवंत जी, जिस तरीके से 8वें वेतन आयोग की बात की जा रही है, 1 जनवरी 2026 से बिल्कुल प्रभावी है, यानी कि आज का दिन ही। तो काफी ज्यादा जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनमें उत्सुकता है। फिटमेंट फैक्टर को लेके उम्मीदें काफी ज्यादा जागी है। तो किस तरीके से इस निर्णय को देखते हैं और कितना लाभकारी होगा आने वाले समय में कर्मचारियों के लिए? तो राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरे को पैनलिस्ट को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा और आपने जो सवाल किया, उस सवाल के आधार पर स्वाभाविक तौर पे 10 वर्षों के बाद जब कोई वेतन आयोग गठित होता है तो कर्मचारियों के भीतर उसको लेके उम्मीदें तो बढ़ जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये जो सरकार ने जिस तरह से कहा है कि 1/1/26 से नया वेतनमान लागू होगा, जिसको 8th पे कमीशन हम कह रहे हैं, तो हम उसके आधार पर उम्मीदें तो निश्चित रूप से लगा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ एक दूसरा भी उसमें तथ्य जुड़ा हुआ है। वो तथ्य ये है कि सरकार ने ये कहा है कि वेतन आयोग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट देगा। 18 महीने, इसका मतलब है जून 2027 में वेतन आयोग की रिपोर्ट आना प्रस्तावित है। और रिपोर्ट आने के तुरंत बाद वो लागू हो जाए, ऐसी संभावना भी नहीं होती है। सरकार को उस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। इधर वेतन आयोग जब बैठेगा तो उनकी जो अध्यक्षा हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, हम अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे। सरकार ने जो अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है, उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस की रोशनी में हम लोग ये भी इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर किस आधार पर इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के भीतर रहते हुए वेतन आयोग कैसे अपनी रिपोर्ट को कर्मचारी, सरकार सभी के हितों के लिए और पेंशनर्स किस तरह से लागू कर सकता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो निश्चित रूप से जब
हम इसको सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो हमारा तो मानना बिल्कुल स्पष्टता ये है कि हमने सरकार के सामने हमारा जो पक्ष है। कोई आवाज आ रही है, कहीं डिस्टर्ब हो रहा है शायद। हाँ, किसी का माइक म्यूट मैं बोल देती हूँ। जी बाकी जो गेस्ट हैं प्लीज जी अनम्यूट कर लीजिए। जी। तो उसमें जो आपने प्रश्न किया, वो प्रश्न के आधार पर मेरा ये जवाब है कि कर्मचारी बेशक इसके ऊपर तत्पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करना उनका चूंकि मौलिक एक तरह का अधिकार भी है, चूंकि 10 साल के बाद में ये वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से तैयारी शुरू हुई है। तो ये जो 18 महीने का समय सरकार ने लिया है या वेतन आयोग को दिया है, तो उसके साथ में हम लोग बराबर उस पर चर्चाएं करेंगे, और चर्चा करने के बाद हम ये उम्मीद करेंगे कि चूंकि एक जस्टिस के सामने हम जाके अपना पक्ष रख रहे हैं, तो जस्टिस से हमारी बात को सुनेंगे, और सुनने के बाद जब वो अपनी सिफारिशें देंगे तो इसी आधार पर दी जाएंगी। आगे सरकार उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती, क्योंकि वेतन आयोग केवल सजेस्टिव है, सरकार उसकी सिफारिशें मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, जैसा कि हमने पिछले और दूसरे वेतन आयोगों में देखा है। तो इसके बाद फिर जो सरकार का रुख होगा, फिर उसके आधार पर हम अपनी आगे की कार्यवाही तय करेंगे। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। गणेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी गणेश जी, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश से आप जुड़े हैं और 8वें वेतन आयोग की जो बात की जा रही है, जो एक सौगात जैसा आया है, तो फिटमेंट फैक्टर पर भी टिकी हैं लोगों की उम्मीदें, और कर्मचारी और पेंशनर्स को काफी ज्यादा इसका लाभ होगा। कैसे इस डिसीजन को देखते हैं इस नए साल पर? सरकार का ये जो निर्णय है पेंशनर्स के तो विरोध में है, जो हमारे को लग रहा है, क्योंकि जो डीआर बढ़ेगा वो पूरा राज्य शासन के कर्मचारियों को तो मिलना नहीं। उन्होंने राज्य शासन की वित्तीय स्थिति पर छोड़ दिया है। यदि राज्य शासन की वित्तीय स्थिति अच्छी होगी तभी वो हमको महंगाई राहत देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, और ना पेंशन बढ़ाएंगे। वो हमारी जो हमारे को मिल रहा है वही मिलता रहेगा। तो हमारे को तो कोई इससे लाभ होना नहीं है राज्य के कर्मचारियों को, क्योंकि केंद्र शासन ने ये निर्णय लिया है कि 8वें वेतन आयोग की जो भी अनुशंसाएं होंगी, राज्य शासन अपने जो उनका जो बजट है या जो भी उनके वित्तीय स्थिति उसके अनुसार वो उनको भुगतान करेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव ये नहीं है, जो सेंट्रल के कर्मचारी हैं या उनके लिए जो पूरा एक चीजें ये सामने आई हैं उनको कहीं ना कहीं राहत देने वाला हो सकता है? नहीं, मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है 25वां संशोधन करके कि जैसा जरूरी नहीं कि वो उनको देंगे, उनकी जैसी स्थिति होगी वैसा देंगे। और जो फिटमेंट फार्मूला जो वो बता रहे हैं, हाँ। अभी आयोग ने कोई निर्णय नहीं किया, तो फिटमेंट फार्मूला आ कहां से गया? अभी कोई फिटमेंट फार्मूला हो ही नहीं सकता है जब तक कि आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे दे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी बातें, मुझे लगता है कर्मचारियों से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होते हैं उस पर बहुत सारे ऐसे सुझाव और बातें आती हैं जो सही मायनों में उन तक पहुंचती हैं, तो लोग परेशान भी नहीं होते, कंफ्यूज्ड भी नहीं होते। और जिस तरीके से भी गणेश जी कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हैं, उन्हें लगता है कि पेंशनर्स के लिए तो कहीं से कहीं तक ये फायदेमंद नहीं है, और बाकी लोगों के लिए यदि कहा भी जा रहा है, केंद्र के कर्मचारियों के लिए कहा भी जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो चीजें आई ही नहीं है, तो आप कैसे इस फॉर्मूले को लागू करेंगे? राखी जी, मेरा इसमें बहुत दृढ़ता के साथ में ये मानना है, हाँ। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हम तो इस बात की उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें अच्छी होंगी। और उम्मीद का मतलब ये नहीं कि हम कोई मतलब पूरी तरह से इस पे आश्रित हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो कैसा होगा। नहीं हुआ तो संघर्ष करके हम लेंगे। ये पे कमीशन भी हमारे संघर्ष के बाद में ही तैयार हुआ है। सरकार इसके पहले भी घोषणाएं करती रही है कि हमारी कोई ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम कोई पे कमीशन गठित करें, लेकिन ये कर्मचारियों की एकजुटता और उनका संघर्ष है जिसके आधार पर ये तय होता है। अब जहां तक फिटमेंट फार्मूला, पेंशन, ये सारी चीजों को लेकर आदरणीय जोशी जी की जो आशंका है वो अपने आप में गलत नहीं है, वो निराधार नहीं है। क्योंकि सामान्य तौर पे ये होता है कि जब कभी देने की बात आती है, आज ही हमने अखबारों में ये पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गई है। तो उसके नाते हम ये मोटे तौर पे हम ये मानते हैं कि हमारे पास में मतलब हमारे सरकार के पास में पैसा है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमको कोई हमें खजाना लौटा के आपको हमारा पे कमीशन दे दीजिए। हमने तो एक लॉजिकल एक जो उसमें वृद्धि होती है, हमने सिर्फ वो मांगा है। आप चूंकि बैंक, बीमा, ये सारी चीजों को भी आप देखते हैं, उनके वहां पे हर 5 साल में वेज रिवीजन होता है, क्योंकि वहां पर एक वेज बोर्ड है और यहाँ एक पे कमीशन गठित होता है। पे कमीशन 10 साल में गठित होता है, 10 साल के बाद में अपनी रिपोर्ट देता है।
और जबकि वहां पर जो बैंक बीमा है वहां पर वेज रिवीजन हर 5 साल में वेज बोर्ड करता है। तो ये फर्क है मतलब केंद्र में और बाकी के दूसरे जो अन्य शासकीय उपक्रम है उनमें ये फर्क है। अब जहां तक फिटमेंट फार्मूला क्या तय होगा, आमतौर पे जैसे जो एक माना जाता है कि 2.57 मतलब जनरली 3 टाइम्स एक सामान्य तौर पे उत्सुकता होती है। यदि उस हिसाब से ले लें कि आज यदि 18,000 मिनिमम वेज है या मिनिमम सैलरी है, तो उसको अगर हम 3 गुना मान लें तो 54,000 कम से कम एक मिनिमम सैलरी होना चाहिए। अच्छा, आज अगर मैं उसके हिसाब से मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। आज यदि हम उसके हिसाब से ले लें तो आज की तारीख में 58% अगर डीए है तो 18,000 जिसको मूल वेतन मिल रहा था उसे 10,440 डीए मिलाकर कुल 28,440 रुपया उसकी कुल अभी मूल वेतन है एक तरह से अगर ये मान लेते हैं। और यदि हम उसको फिटमेंट फार्मूले के हिसाब से लेते हैं तो उसके पास में फिटमेंट फार्मूला अगर 54,000 भी जाता है तो इस राशि को घटा देंगे तो उतनी ही राशि एक्चुअल उसकी नेट वैल्यू हो रही है इंक्रीज करने की। अब दूसरा उसमें फैक्टर जोड़ा हुआ होता है कि जो उसके साथ साथ जुड़े हुए भत्ते हैं। आपने ये भी पिछले पे कमीशनों में देखा है कि वो वेतन देने की बात तो कर लेते हैं 1 जनवरी से, चाहे वो 2016 की बात हो, चाहे 2006 की बात हो या अब 2026 की बात हो। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो और दूसरे भत्ते हैं, एचआरए है, बाकी और दूसरे अलाउंसेस हैं, वो तब मिलते हैं जिस दिन आयोग अपनी रिपोर्ट देता है या सरकार उसको लागू करती है। तो एरियर में वेतन का एरियर तो मिल जाएगा, लेकिन ये दूसरे भत्ते हैं उनके एरियर्स नहीं मिल पाते। तो सही मायनों में वेतन आयोग की जो उपादेयता है या उसकी उपयोगिता है वो उस रूप में नहीं हो पाती और इसकी वजह से ये विसंगतियों के ऊपर फिर लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। आज भी 7वें पे कमीशन की, 6वें पे कमीशन की आज भी विसंगतियां अभी तक उन पे डिस्कशन नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई समाधान नहीं निकला। शायद इस वजह से आदरणीय जोशी जी को इस तरह की आशंका होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि पेंशन पूरी तरह से बंद हो जाए। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं कि कर्मचारी एकजुट होकर, केंद्र के भी और राज्य के भी एकजुट होकर इसके ऊपर अपनी बात रखेंगे, चर्चा रखेंगे और हमें विश्वास है कि जो भी लोक कल्याणकारी सरकार है वो इन सारी चीजों के ऊपर हमसे बात करेगी और बात करने के बाद में उसमें एक न्यायोचित समाधान जरूर निकलेगा। ठीक है, ऐसा मुझे विश्वास। चलिए, हमारे साथ सुधीर जी भी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। हाँ, सुधीर जी, क्योंकि एक ऐसी चर्चा है कर्मचारियों से जुड़ी, पेंशनर्स से जुड़ी, सौगातों वाला 2026 के इस नए साल को तो कहा ही जा रहा है और कर्मचारी पेंशनर्स जो होंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो 8वें वेतन आयोग की जो चर्चा चल रही है, जो आज से प्रभावी है, बहुत सारे कर्मचारी हैं जो जानना चाहते हैं कि असल में ये जो चर्चाएं हैं, सही मायनों में जो चीज़ें लाई गई हैं और एक तोहफे की तरह दी गई हैं, तो इस नए साल पर उन्हें कितनी राहत मिलेगी, कितना उन्हें इन सारी चीज़ों के लिए असल में प्रॉफिट हो जाए, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। डीए और एरियर को लेके भी काफ़ी उम्मीदें बनी हुई हैं कि इस बढ़ती महंगाई और खर्चों के बीच में ये वो चाहते हैं जानना कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, कितना उनको एरियर मिलेगा। अभी हमारे साथ एमपी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से गणेश जी भी जुड़े हैं और उन्होंने एक बात बोली कि कहीं ना कहीं वो पेंशनर्स के हित में इसे नहीं देखते। तो मुझे लगता है एक ऐसी चर्चा है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं कर्मचारी सेवा संघ के, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए, मैं पहले तो आप सबको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। और इसके बाद जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा है, तो जब से 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चाएं चली हैं तो इस तरह की मीडिया में कई प्रकार की खबरें समय समय पे प्रसारित हो रही हैं। तो इन सबको सुनकर के मुझे एक ही कहावत याद आती है कि सूत न कपास और जुलाहों में लठा लठी। पहली बात तो यह है कि जो 8वां वेतन आयोग है ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित किया गया है और हमेशा भी जितने आयोग गठित होते रहे वो सब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित होते हैं। उनका राज्य के कर्मचारियों उनके उसमें विषय क्षेत्र में नहीं आते। वो बात एक अलग है कि जब उनकी अनुशंसाएं आ जाती हैं तो फिर ये राज्य के कर्मचारी अपना संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं और उनको टूटा फूटा जितना भी संभव हो पाता है उन अनुशंसाओं को लागू करवाते रहे हैं 5वें वेतन आयोग के बाद से। पर ये कोई ऐसी कानूनी बाध्यता नहीं है राज्य सरकारों की कि केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को वो हूबहू लागू करें।
ये उस समय के कर्मचारी संगठनों के संघर्ष पर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना लागू करवाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि 8वां वेतन आयोग राज्य के कर्मचारियों के लिए गठित ही नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि उसकी अनुशंसाएं अभी आई भी नहीं है, बल्कि अभी आयोग किस दिशा में जा रहा है, वो उसकी क्या थीम है, ये सब बातें भी अभी कोई हमारे सामने समझ में नहीं आई हैं कि आयोग किस दिशा में काम कर रहा है। तो जब तक उसकी अनुशंसाएं ना आ जाएं, उनका फार्मूला क्या रहेगा कि वो बढ़ाने जा रहे हैं कि घटाने जा रहे हैं या कितना बढ़ाने जा रहे हैं, तो अभी ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ना आयोग के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उनने कहीं कोई पत्रकार वार्ता की है, ना कहीं उनने कभी उनका कोई वक्तव्य या उनका कोई बयान भी सामने नहीं आया है कि उनने कुछ अपना इरादा स्पष्ट किया हो। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी कहना, कुछ भी आशंकाएं पालना या कुछ भी उम्मीदें पालना, दोनों ही मेरे हिसाब से बहुत अति जल्दबाजी है। जब तक आयोग आए, उसकी अनुशंसाएं आए या उसके कार्य की कुछ रूपरेखा सामने स्पष्ट हो, पब्लिक डोमेन में आए कि आयोग किस दिशा में विचार कर रहा है, तभी अपन कुछ कह पाएंगे। अभी मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ कहना कि इतना बढ़ जाएगा या इतनी उम्मीद है, ये मेरे ख्याल से सब अभी जल्दबाजी का कदम होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो खैर एक अच्छी बात आपने रखी कि जब तक कोई भी चीज़ें धरातल पे ना उतर जाएं, हम उन चीज़ों पर कैसे उस पर मुहर लगा सकते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी सुधीर जी, मैं एक बात कहूँगी, पेंशनर्स को लेके जो चीज़ें हैं या कर्मचारियों को लेके जो चीज़ें हैं, या जो आपने कहा कि प्रारूप पहले पूरा आ जाए धरातल पर, फिर उस पर बात होनी चाहिए। यदि ये धरातल पर उतरता भी है तो कितना ज़्यादा फायदेमंद दोनों ही लोगों के लिए होगा, चाहे कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो? भाई वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको कितना फायदेमंद या कितना नुकसानमंद मैं कैसे बताऊं। मुझसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अगर वर्तमान मूल्य सूचकांक जो इस समय महंगाई की जो स्थिति है या दैनिक उपयोग की वस्तुओं के जो दाम बढ़ चुके हैं या जो आदमी का जीवन स्तर मेंटेन करने में उसको जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, यदि इन चीजों को आधार बना के आयोग अपनी अनुशंसा करेगा, वो भी अपन एक सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि शायद वो इनको अपना आधार बनाता है, तो निश्चित है कि कर्मचारियों को, देखिए, फायदा शब्द का तो कभी प्रयोग होता नहीं है। होता सिर्फ इतना है कि भैया क्या यदि वो बहुत ही सकारात्मक अनुशंसाएं भी अगर कोई आयोग देता है तो सिर्फ इतना हो जाता है कि हमें जो वर्तमान जीवन स्तर है, वर्तमान वस्तुओं के मूल्य है, उसको वहन करने में हमें सुविधा हो जाती है। इतना ही होता है अगर वो करते हैं तो अभी आयोग किस दिशा में जा रहा है, कई अलग अलग आयोग जो होते हैं अभी तक जो गठित होते रहे हैं, वो पहले अपनी एक थीम तय करते हैं। तो अभी इसके इस आयोग की थीम भी समझ में नहीं आई। जैसे पहले 2 आयोग जो थे, उनने अपनी थीम ये बनाई थी कि गुजर बसर लायक वेतन कर्मचारी को मिलना चाहिए, प्रथम आयोग और द्वितीय आयोग। फिर तृतीय आयोग ने ये थीम बनाई थी कि नहीं, प्रतिभाओं को आकृष्ट करने लायक वेतन दिया जाना चाहिए। फिर आगे कुछ आयोग आए तो उनने कर्मचारियों की संख्या कम करने की भी अनुशंसा की, तो 25% स्टाफ में कटौती भी की गई थी। तो हर आयोग जो होता है तो वो अपनी एक थीम तय करता है, और तो अभी हमें इस आयोग की थीम भी समझ में नहीं आई है कि इनका सेंट्रल आइडिया इनका क्या है। ठीक है जी, ठीक है। एक छोटा सा सवाल मेरा, यशवंत जी, क्योंकि एक चीज़ है अभी जो एक रूपरेखा सामने आई है और अभी के जो मार्जिन या एक परसेंटेज वाइज जो तय किया गया है, उसमें ये है कि वेतन और पेंशन में 20 से 35% तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर की जो बात हो रही है, जिस फॉर्मूले की बात कर रहे थे अभी गणेश जी भी कह रहे थे कि जो चीज़ें आई नहीं हम कैसे उन चीज़ों पर जाएंगे, लेकिन उस फैक्टर को भी देखें तो वो 2.57 से बढ़ाकर 3% या 3.68 करने की एक मांग है इसमें। तो बेसिक सैलरी आम भाषा में हम समझे तो मान लीजिए बेसिक सैलरी 18,000 है, तो वो एक आगे जाकर मान लीजिए वो 40,000 से 51,000 के बीच होती है। तो ऐसे यदि हम समझे तो ये फायदेमंद तो दिखता है इस चीज को, लेकिन ये जो बात हो रही है कि हो सकता है इस पूरे क्राइटेरिया को मिलने में टाइम लगे, लेकिन इसका लाभ जनवरी से ही मिलेगा, तो वो लाभ कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कर्मचारियों तक या पेंशनर्स तक पहुंचेगा? देखिए, ये तो तय है कि जनवरी 2026 से देना है उन्हें सारे फायदे, खासकर वेतन की जहां तक बात है। जैसे मैंने शुरुआत में कही थी
कि भत्ते भी उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। कई बार भत्तों का देने का फैसला आयोग की रिपोर्ट जब आती है तब से शुरू करते हैं। जैसे 5वां वेतन आयोग आया था, तो उस समय ये कहा गया था कि रिपोर्ट 1 जनवरी 2006 से हो गई, लेकिन उसके बाद में जो भत्ते हैं उनका फैसला 2-2.5 साल के बाद में हुआ। तो इस तरह से 2016 में भी इसी तरह की परिस्थितियां देखने में आई। तो सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि आयोग जितना समय लेगा, सरकार ने उनके सामने टर्म्स ऑफ रेफरेंस रखे, सरकार ने क्लियर कर दिया है कि क्या क्या चीजें आपको इस पे विचार करना है और किस आधार पर आप इसका फैसला करेंगे। चूंकि कर्मचारियों का अभी वर्तमान जो व्यवस्था है वो 3 प्रकार की है। ऐसे लोग हैं जिन्हें कि ओल्ड पेंशन मिल रही है, ऐसे लोग हैं जो एनपीएस में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो यूपीएस में। यूपीएस में बहुत कम लोग हैं, करीब करीब 1 से 1.25 लाख लोग हैं, और जो ओपीएस में है वो बहुत ज्यादा है। एनपीएस में तकरीबन 20-22 लाख, मतलब करोड़ों की संख्या में तो चीजें बहुत सारी उलझी हुई है। परंतु बात यह है कि हमने लगातार सरकार के सामने मांग रखी थी कि केवल एक ही पेंशन सिस्टम लागू होना चाहिए कर्मचारियों के लिए, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि नॉन फंडेड है। बाकी जितनी भी है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स हैं, एनपीएस हो चाहे यूपीएस हो, इन दोनों में कंट्रीब्यूशन कर्मचारी देते हैं। अब जो आयोग का जहां तक बात है कि आयोग के पास में अभी तक तो ना हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन गया है, ना आयोग ने अभी तक किसी भी आधार पर, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, क्योंकि ये जो आयोग गठित हुआ है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित हुआ है, और केंद्रीय कर्मचारियों के संघ से या संगठनों से अभी तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। और बात है कि हमने सरकार के सामने, इवन प्रधानमंत्री जी को हमने उनके सामने हमारी क्या क्या मांगे हो सकती हैं, जीवन के उपयोग के लिए हमें मिनिमम क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और इन 10 सालों में, आने वाले 10 सालों के लिए है ये आयोग। ठीक है। तो जो आगे 10 सालों में परिस्थिति बनेगी उसके आधार पर, क्योंकि कर्मचारी विचलित हैं, विचलित इसलिए है कि बार बार चैनल के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन इस तरह के फिटमेंट फार्मूले, इतना मिल जाएगा, इतना खो जाएगा, इतना फायदा हो जाएगा, इतना भला हो जाएगा, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक है यशवंत जी, लेकिन मैं हमारा बार बार अपने साथियों, सिर्फ एक बात भर कहूंगा, जल्दी से, कि हम तो अपने साथियों को बार बार ये कह रहे हैं कि जब हमने आयोग का जब हासिल किया है संघर्ष करके, तो हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो भी हमारी जायज जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से हम सरकार से बात करेंगे। हम ये नहीं करें कि हर बार संघर्ष ही करेंगे, हम समन्वय के आधार पर, परस्पर संवाद के आधार पर सरकार के पास में बात रखेंगे कि पेंशनर्स को भी और कर्मचारियों को भी उनके जो सम्मानजनक तरीके से जिसमें वो जीवन यापन कर सकें, क्योंकि सरकार अगर आज बात कर रही है, कहीं पे भी पहुंची है, तो ये सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। ठीक है, इस वजह से उन्हें जीवन, जी ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। गणेश जी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से बोलिएगा। मैं ये बोल रहा था कि 4th पे कमीशन से मध्य प्रदेश में केंद्रीय वेतन आयोग की संस्थाएं लागू की गई हैं। तो जो अभी सुधीर जी जो बोल रहे थे उसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, और उसके बाद वो हमने संघर्ष करके ही प्राप्त किया, जैसा यशवंत जी ने भी कहा है। तो ये संघर्ष करके ही हम अपने सभी मांगे जो है हमारी 8वें वेतन आयोग से हम निश्चित रूप से लेंगे। यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधे लगाकर संघर्ष करेंगे और उनका पूरा साथ देंगे, ताकि राज्यों के कर्मचारियों को भी उनकी मांगे पूरी हो सके और उन्हें जो फायदे मिल सके। बिल्कुल, चलिए देखिए, जो चीजें आई हैं उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन धरातल पर कब उतरेंगी और कितना उसका प्रॉफिट असल में पहुंचेगा ये तब की बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 2026 नया साल है, कर्मचारी पेंशनर्स होंगे मालामाल, ये बात जरूर आ रही है, लेकिन उसका क्राइटेरिया जो तय किया गया है उसके अकॉर्डिंग धरातल पर वो चीजें कब होंगी, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, देरी हो सकती है, एरियर के रूप में भुगतान जरूर हो जाएगा, लेकिन प्रभावी वो 1 जनवरी यानी आज और इसी साल, इसी 26 से वो शुरू हो रहा है। तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई एक डिसीजन ऐसा आता है तो लगने लगता है कि उसका फायदा बहुत जल्दी से मिले, बट थोड़ा उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है उसको भी तैयार करने में, उस फॉर्मूले को लाने में भी अभी वक्त है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।